हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे इंडियन पॉलिटी की। ठीक है, तो इससे पहले की इस इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सहजता पूर्वक वहां से जाकर के पहले उन सारी क्लासों को देख लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, तो आज जो हम पूर्णतः अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे इंडियन पॉलिटी में ही। इससे पहले हमारी जो क्लास चल रही थी यानी हम जो अध्ययन कर रहे थे वो अध्ययन कर रहे थे मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकारों की बात हम लोग कर रहे थे इससे पहले की क्लास में कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भी हमारे भारत के नागरिक हैं या जो भी हमारा भारतीय समाज है उनको कौन कौन से और किस प्रकार के अधिकारों से नवाजा गया है। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास देख लीजिएगा, उसमें फिलहाल हम लोगों ने अनुच्छेद 12 और 13 का वर्णन किया था। ठीक है, आज जो हम पूर्णतः अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे उन्हीं अधिकारों की कि ऐसे कौन कौन से अधिकार हमको भारतीय संविधान के अंतर्गत मुहैया कराए गए हैं। ठीक है, देखते हैं इसी में। पहली बात जो हम अध्ययन करेंगे वो एक एक अधिकारों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग बात करेंगे तो यार क्लास को भरपूर एंजॉय के साथ में और भरपूर मस्ती के साथ में देखिएगा, तनिक भी बोरिंग महसूस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी में हम लोग जो बात करते हैं सर्वप्रथम ये देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं जिनका वर्णन बाकायदा भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के माध्यम से इस किताब के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, तो इसी में सर्वप्रथम बात करते हैं समानता के अधिकार की। इससे पहले वाली क्लास देख लीजिएगा। ठीक है, सर्वप्रथम समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार, इसका वर्णन भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के मध्य में किया गया है। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में जो दूसरा आता है वो आता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 के मध्य में किया गया है। एंड इसी के पश्चात में स्वतंत्रता के पश्चात आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। याद रखना सारी बातों को, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका वर्णन भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 23 एवं 24 के मध्य में दिया गया है। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में एक हमारा आता है, शोषण के पश्चात में आता है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 के मध्य में किया गया है। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में कुछ हमारे अधिकार ऐसे हैं जो कि अल्पसंख्यकों को प्राप्त हैं। तो इसमें हम लोग ये बोल सकते हैं शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये अधिकार जो प्राप्त है ये केवल और केवल भारतीयों को नहीं, भारतीयों में अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। ठीक है, अनुच्छेद 30 के मध्य में। अब वो अल्पसंख्यक हमारे भाषाई आधार पे भी हो सकते हैं
एंड इसी के पश्चात में वो धार्मिक आधार पे भी अल्पसंख्यक हो सकते हैं। ठीक है, इसी के पश्चात में 3, 2, 5 एंड जो लास्ट हमको अध्ययन करना है वो संवैधानिक उपचारों का अंत करके एक हमको लास्ट अध्ययन करना है, जो कि अनुच्छेद 22 के अंतर्गत इसका अध्ययन करना है। ठीक है, तो ये हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत यह 6 प्रकार के हमारे अधिकार भारतीयों को प्रदान करवाया गया है, जिससे कि भारत देश का हर एक नागरिक अपने आप में स्वतंत्र है इन सारे अधिकारों को लेकर के। ठीक है, तो इसी में हम एक एक करके वर्णन करते हैं कि हमको किस अधिकार के तहत या ये जो अधिकार निम्नवत दिए गए हैं इनमें से किस अधिकार के अंतर्गत या किस अनुच्छेद के अंतर्गत हमको किस प्रकार के अधिकारों से नवाजा गया है। एक बात और यहाँ पे बोलना चाहेंगे कि बड़ा ही सशक्त संविधान बनाया संविधान के निर्मित करने वालों ने। ठीक है, और इसी के पश्चात में इसमें एक अधिकार पहले और था, यानी संपत्ति का अधिकार था। यानी इसके मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 7 हमारे मौलिक अधिकारों को रखा गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके इसको कानूनी अधिकार में क्या कर दिया गया, रख दिया गया। और ऐसा ये मोरारजी देसाई की सरकार में होता है। फिलहाल में जब इंदिरा गांधी जी की सरकार हमारे 77 में हार जाती है तो 78 में हमारे गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र में आती है, जो कि हमारे मोरारजी देसाई के नेतृत्व में चलाई जाती है। उन्हीं के सरकार के टाइम पे ये हमारा संपत्ति का अधिकार क्या किया जाता है, समाप्त किया जाता है। एक बात यहाँ पे ये भी नोट करेंगे मेरी कि मूल अधिकार वैसे अधिकार होते हैं जिनको ना ही कोई व्यक्ति छीन सकता है और ना ही कोई सरकार हमारी छीन सकती है। तो ऐसे अधिकारों को हम मूल अधिकार के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में एक हमारा होता है कानूनी अधिकार। इसको कोई व्यक्ति नहीं छीन सकता, लेकिन इन अधिकारों को सरकार क्या कर सकती है, छीन सकती है किसी के भी द्वारा। ठीक है, इसी कारणवश ये जो संपत्ति का अधिकार था ये पहले मूल अधिकार था, तो इसको ना सरकार छीन सकती थी और ना ही कोई व्यक्ति छीन सकता था। लेकिन जैसे ही इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा गया तो इसको अब व्यक्ति नहीं छीन सकता, लेकिन कानूनी अधिकार के अंतर्गत सरकार इसको छीन सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कि मानते हैं कि जैसे पर्सनली मेरी कोई संपत्ति है, अब वो संपत्ति हमारी जमीन जायदाद कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो अधिकार था पहले ये मूल अधिकार में था। मेरी कोई संपत्ति अगर मेरे पास है तो ये पहले मूल अधिकार की श्रेणी में था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। तो अब जो मेरी संपत्ति होगी पर्सनली खुद की, इसको सरकार छीन सकती है, कोई व्यक्ति नहीं छीन सकता, लेकिन सरकार छीन सकती है और उसके आधार पे आपको मुआवजा दे दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आज वर्तमान में हो भी रहा है कि जैसे हम लोग देखते होंगे कि कहीं पे भी अगर हमारा कोई कार्य चल रहा होता है, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे यही ले लेते हैं कि सड़कें वगैरह हमारी निर्मित होती हैं, तो सड़कों के किनारे के जो घर होते हैं वो यार पर्सनली व्यक्ति के ही तो होते हैं, उनको क्यों तोड़वाया जाता है? तो सरकार वो कानूनी अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसी कारणवश ये जो हमारा संपत्ति का अधिकार है इसको सरकार छीन सकती है, ना कि कोई व्यक्ति छीन सकता है। ठीक है, इसी कारणवश ये घर वगैरह टूटते हैं जब कोई भी हमारा सरकारी कार्य होता है। सरकार जहां भी चाहेगी अपना कार्य कर सकती है, भले ही वो आपका ही क्यों ना हो।
उसके जगह पे आपको मुआवजा दे दिया जाएगा। ठीक है, तो यही सारे कार्य होते भी हैं। तो इसी कारणवश इसको हम आगे भी समझेंगे, ये स्वतंत्रता के अधिकार में, या आगे चल के इनकी सारी बातें हम करेंगे। ठीक है, फिलहाल में आज जो हम अध्ययन करते हैं वो अध्ययन करेंगे समता एवं समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के मध्य में हमारे राजनीति के विशेषज्ञों के द्वारा या संविधान सभा में जो भी हमारे सदस्य थे, जिन्होंने बड़े ही बेहतरीन तरीके से संविधान का निर्माण किया, और इतने बेहतरीन तरीके से किया कि यार जितनी भी क्लासें हम लोग पढ़ चुके हैं संविधान के अंतर्गत, पढ़ करके हमको तो आनंद आया कि बड़े ही बेहतरीन तरीके से संविधान को निर्मित किया, और इन्हीं पूरे नियम और कानूनों से हमारा पूरा भारत देश क्या हो रहा है, सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसी में समता एवं समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य में संविधान में वर्णित किया गया है। ठीक है, देखते हैं इसी में हम लोगों ने क्या बात की, समता का अधिकार, या इसको हम लोग समता या समानता के अधिकार के नाम से भी जानते हैं। यानी इसके अंतर्गत जो भी सारी बातें बोली गई, अभी देखेंगे हम लोग फिलहाल में कि ऐसी कौन कौन सी बातें हमारी इसके अंतर्गत बोली गई है। वैसे भी इसके अंतर्गत ऐसी कई सारी बातों का प्रावधान किया गया है, जो कि हर एक भारतीय के अंतर्गत या हर एक भारतीय को समान रूप से ये सारे प्रावधान या ये सारे कार्यों को हर एक भारतीय को समान रूप से ये स्वतंत्रता दी गई है। इसी कारणवश इसको हम समता या समानता के अधिकार के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी में इसके अंतर्गत हम लोगों को 4 अनुच्छेदों का जिक्र मिलता है, जिसमें हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद 14 की अगर बात करें तो इसके माध्यम से भी हमको वो इसी में बात करेंगे कानून के समक्ष समानता, एक एक बातों को पकड़ना है। एंड इसी में जो दूसरी बात हमको करनी है, इसी में हम लोग बात करेंगे कानून के समक्ष या कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण। इन दोनों तथ्यों को समझना है। फिलहाल में एक ही बात है, दोनों में एक ही बात है, केवल थोड़ा सा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। क्या मिलता है कि कानून के समक्ष समानता, इसको सर्वप्रथम एवी डेसी यानी एवी डेसी करके एक हमारे शास्त्री आते हैं, उन्होंने एक प्रकार से सर्वप्रथम इस पूरे सेंटेंस का या इस पूरे शब्द का प्रयोग किया था पहली बार। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में ये जो हमारा पहला वाला प्रावधान है यानी कानून के समक्ष समानता, ये हमारा ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से? ब्रिटेन से। और ये जो हमारा दूसरा वाला है कानून का समान संरक्षण, ये हमारे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से इसको उठा करके भारतीय संविधान में समाहित किया गया है। दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखते हैं कि कानून के समक्ष समानता से तात्पर्य यह है कि ब्रिटेन के संविधान में यह बोला गया है कि कानून के समक्ष समानता अर्थात कानून के सामने सभी बराबर होंगे, किसी के प्रति कोई भेदभाव की भावना नहीं होगी। तो लेकिन अमेरिका के संविधान में ऐसा कहना गलत है। अमेरिका वालों ने ऐसा ये बोला कि इस प्रावधान को हम नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रावधान इस कारणवश गलत है कि यार हम ये कैसे बोल सकते हैं कि सबके लिए कानून बराबर होगा। मेरी बातों को समझना, पहले पहली वाली बात समझते हैं
कि ब्रिटेन वालों ने बोला कि कानून के समक्ष समानता अर्थात कानून सबके लिए बराबर होगा। हम लोगों ने देखा होगा कोर्ट वगैरह में एक मूर्ति मूर्ति लगी होती है तराजू लिए हुए, उसके आंखों में पट्टी बंधी होती है और एक दूसरे हाथ में तलवार भी होती है शायद। तो यार ये क्या कहता है, वो पट्टी इसी कारणवश मूर्ति के आंखों में बंधी होती है कि मेरे सामने कोई भी व्यक्ति हो अर्थात मेरे लिए कानून बराबर है, सबके लिए कानून क्या है, बराबर है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई आम व्यक्ति हो या कोई निम्न वर्ग का हो, ऊंचा वर्ग का हो, कोई भी हो, ठीक है, उसके लिए क्या होगा, कानून बराबर होगा। लेकिन हाँ यहाँ पे ये बोला, दूसरे वालों ने क्या बोला, दूसरे वाले यानी अमेरिका ने बोला कि कानून सबके लिए बराबर होगा, हम ये मानते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए यानी डिफरेंस होना चाहिए। अब डिफरेंस कैसा होना चाहिए कि पहले वाले के आधार पे अगर देखें कि कानून सबके लिए बराबर होगा तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक छोटा सा बच्चा है और एक अपनी कंपैरिजन करना, ठीक है, तो क्या वो जो छोटा बच्चा है अगर हम लोग जाते हैं कहीं पे बस वगैरह में, ट्रेन वगैरह में, तो उसका टिकट तो आधा लगता है और जो हमारा टिकट लगता है वो पूरा लगता है। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि यार अभी तो बोला कि कानून सबके लिए बराबर होगा, तो अब डिफरेंशिएशन क्यों, वो भी भारत का नागरिक, हम भी भारत के नागरिक, तो टिकट दोनों में सेम क्यों नहीं, वो भी यार भारत का ही नागरिक है, भले ही छोटा है, और हम भी बड़े हैं, भले हम बड़े हैं, हम भी भारत के नागरिक हैं, तो हमारा भी टिकट आधा ही ना लीजिए, हमारा पूरा क्यों लिया जा रहा है। तो यही बात बोली कि ये जो पहला बोल रहा है कानून के समक्ष समानता, वो यही बात बोल रहा है कि एक प्रकार से भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब में समानता होनी चाहिए। और एक बात ये जो बोल रहा है कि कानून का समान संरक्षण, तो ये बोल रहा है कानून का समान संरक्षण होना चाहिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होना चाहिए, यानी कोई छोटा है तो ठीक है यार, ऐसा इस कारणवश किया गया, वो जो छोटा बंदा है उसके लिए टिकट इस कारणवश माफ किया गया या कम किया गया, या जो बड़ा वाला है उसके लिए इस कारणवश कर दिया गया। डिस्क्रिमिनेशन का तात्पर्य ही यही है कि भारत की जो भी हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है उसको एकदम बेहतरीन ढंग से चलाया जा सके, इसी कारणवश थोड़ा बहुत उसमें डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है कानून के संदर्भ में, ठीक है, इसी कारणवश ये सारी बातें हमारी होती हैं। अब यार जैसे लड़का और लड़की के संदर्भ में ही समझे हम, लड़का और लड़की के संदर्भ में कि जैसे कोई भी हमारा लड़का है या लड़की है, तो हम लोग देखते होंगे अपने समाज में भी यार हम लोग ये चीजें देखते हैं कि लड़कियों को ज्यादा महत्वता दी जाती है लड़कों की अपेक्षा। ऐसा क्यों, क्योंकि लड़कियां जो हैं उनको आगे हम लोग प्रोत्साहित करते हैं, उनके लिए जो कानून बना है लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के लिए जो कानून है वो थोड़ा सा एक प्रकार से बोले तो लचीलापन है। अभी आप लोग या लड़का और लड़की के मध्य में कोई भी वाद विवाद हो जाता है, भले ही उस वाद विवाद में लड़की की ही क्यों ना गलती हो, अगर हम लोगों ने कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाया तो उसमें जो महत्वता दी जाएगी वो लड़की को ही दी जाएगी, लड़के की बात नहीं सुनी जाएगी, या सुनी भी जाएगी तो यार उसको फिर डांट फटकार करके ये बातें सारी बोली जाएंगी। तो इसी कारणवश ये जो हमारा सेकंड वाला बोल रहा है वो यही बोल रहा है कि थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन चलेगा, यानी थोड़ा बहुत डिफरेंस चलेगा, किसी में हम इसको इस कानून को ज्यादा सख्त कर देते हैं और किसी में इस कानून को हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। वो इसी कारणवश करते हैं कि यार भारत की जो व्यवस्था है या समाज की हमारे जो प्रशासनिक व्यवस्था है या जो समाज एक प्रकार से चल रहा है ये और बेहतरीन ढंग से चल सके, इसी कारणवश हम इन सारे कानूनों का प्रावधान तो करते हैं, लेकिन
इसमें थोड़ा बहुत हम डिफरेंशिएशन भी करते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमको समझ में आई होंगी। इसी के संदर्भ में अगर एक एग्जाम्पल मैं और देना चाहूं, जैसे हमारे राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय, इनको अगर किसी भी प्रकार की या ये लोग किसी भी प्रकार का आपराधिक कृत्य करते हैं तो इनको सजा नहीं होगी। अब ऐसा क्यों? ऐसा इस कारणवश कि राष्ट्रपति महोदय के ऊपर अगर किसी भी प्रकार का मुकदमा चलेगा सुप्रीम कोर्ट में, और राज्यपाल के संदर्भ में किसी भी प्रकार का अगर कोई मुकदमा चलेगा सुप्रीम कोर्ट में, भले ही उन लोगों ने मर्डर ही क्यों ना किया हो, तो भी उनके ये आपराधिक कृत्य माफ कर दिए जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अध्ययन किया है कि राष्ट्रपति महोदय को अनुच्छेद 71 के तहत और राज्यपाल महोदय को अनुच्छेद 161 के तहत ये शक्ति प्रदान की गई है कि इनके जो भी सारे कार्य होंगे ये आपराधिक कृत्यों को क्षमा कर सकते हैं। तो उनको अगर किसी भी प्रकार का उनपे मुकदमा चलाया जाएगा तो वो तो यार स्वयं ही अपने आप में ये लिख करके माफ कर लेंगे कि मैं राष्ट्रपति, मेरे ऊपर ये जो भी सारा कृत्य आपराधिक कृत्य चलाया गया या ये जो भी मुकदमा चलाया गया, मैं इसको अनुच्छेद 71 के तहत इसको मैं माफ करता हूं, या अनुच्छेद 161 के तहत मैं इन सारे गलतियों को माफ करता हूं। ठीक है, तो इस तरीके में उनके पास या उनपे तो कोई मुकदमा ही नहीं चलेगा। तो इस संदर्भ में भी भारतीय संविधान के जो भी हमारे सदस्य थे, जैसे भीमराव अंबेडकर और इसी के संदर्भ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये संविधान सभा के जो भी सदस्य थे, इनके मध्य में एक हमारी बहुत बड़ी बहस चली थी इस संदर्भ में, और सॉल्यूशन ये निकला कि जब तक ये लोग पद पे अपने बने रहेंगे तब तक इनकी सजा माफ होगी। ये पद से अगर हट जाते हैं तो फिर इन पे बड़े ही बेहतरीन तरीके से सारे कानूनों का प्रावधान प्रचलित हो जाता है, तो हम इनको सजा सुना सकते हैं। तो यार बड़ा ही बेहतरीन संविधान बनाया हमारे संविधान के निर्माताओं ने। ठीक है, तो इसी सारे संदर्भ में हमको यार ये सारी चीजें समझनी है कि कानून के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और क्या बात बोल रहा है। फिलहाल में आज जो वर्तमान की स्थिति में जो भी सारी बातें मानी जाती हैं वो सेकंड वाले के आधार पे ही पूर्णतः हमारी बातें चलती हैं, यानी 80% बातें हम लोग ये सेकंड वाले को लेकर के ही चलते हैं, 20% हम ये ब्रिटेन वालों को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमको समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, इसी के पश्चात में बात करते हैं अनुच्छेद 15 की, कि अनुच्छेद 15 क्या प्रावधान करता है भारतीय संविधान के अंतर्गत। देखते हैं इसी में अनुच्छेद 15 क्या बोल रहा है। अनुच्छेद 15 ये बोलता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति या कोई भी हमारा व्यक्ति हो, उसके संदर्भ में हम यार 5 आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति है हमारा तो उसके संदर्भ में हम 5 आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं वो 5 आधार कौन कौन से हैं। तो किसी भी व्यक्ति के प्रति हम लोग जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, लिंग के पश्चात में हम लोग वंश के आधार पे हम किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। वंश के आधार पे, लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, इसी में आता है जन्म स्थान के आधार पर, और लास्ट में हम लोग अध्ययन करेंगे धर्म के आधार पर। ठीक है, तो ये हमारे 5 प्रकार के ऐसे प्रावधान किए गए भारतीय संविधान के अंतर्गत कि अगर इन 5 आधारों पे कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पे क्या करता है,
भेदभाव करता है तो फिर वो असंवैधानिक होगा और उसको हम दंडित करेंगे, बड़े ही बेहतरीन तरीके से उसको दंडित किया जाएगा। ठीक है, और इसमें यह भी बोला गया कि जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, वंश के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे और धर्म के आधार पे, इन पांचों ही आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को हो। अब इसमें यार बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे इसमें भी ये इन आधारों पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो असंवैधानिक होगा। लेकिन कुछ ऐसे हमारे नियम और कानून भी बनाए गए भारतीय संविधान के अंतर्गत कि हम लोग कुछ आधार पे भेदभाव कर सकते हैं। वो आधार कौन कौन से? जैसे कि यार किसी की अगर किसी कार्य को करके किसी अन्य व्यक्ति की भलाई हो रही है, जैसे मैं अगर कुछ ऐसा कार्य करता हूं जिसमें या जिस भेदभाव से किसी अन्य दूसरे व्यक्ति का हमारे क्या हो रहा है, अच्छा कार्य हो रहा है या उसकी भलाई हो रही है, या मेरे इस भेदभावपूर्ण व्यवहार को करने से उस व्यक्ति को मतलब लाभ हो रहा है, तो ऐसा भेदभाव हम कर सकते हैं। यानी एक प्रकार से बोले तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हम लोग कर सकते हैं। क्या बोला? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हम लोग कर सकते हैं। अब ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या हुआ? इसमें भी अगर हम लोग बात करें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में, जैसे कोई एक महिला वर्ग है और एक कोई पुरुष वर्ग है। ठीक है, बातों को समझना मेरे। महिला वर्ग हो गया और पुरुष वर्ग हो गया। उसमें क्या बोला गया कि कुछ हमारे कृत्य ऐसे होते हैं जिसमें पुरुषों की अपेक्षा जो महिलाएं होती हैं वो कमजोर होती हैं। जैसे कोई हमको हैवी कार्य करना है, कोई भारी भरकम कार्य करना है, तो उसमें हम महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को तवज्जो देंगे। इस प्रकार का अगर हम लोग भेदभाव करते हैं तो वो फिर हमारा असंवैधानिक नहीं है, वो हमारा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत आएगा। ऐसा हम लोग भेदभाव कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे इसी में आर्मी वगैरह की बात करें तो जो भी हमारी इंडियन आर्मी वगैरह है, बीएसएफ के जवान वगैरह हैं, तो इनमें महिला वर्ग भी होंगी कुछ और इनमें पुरुष वर्ग भी होंगे। अगर कहीं पे युद्ध वगैरह होता है तो वहां पे जो पहली प्रेफरेंस दी जाएगी वो पुरुष वर्ग को दी जाएगी, ना कि महिला वर्ग को। ठीक है, तो इस प्रकार के कृत्यों में अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा भेदभाव किया जाता है किसी अन्य व्यक्ति के लिए, तो वो फिर हमारा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत आएगा। ऐसा भेदभावपूर्ण कार्य हम कर सकते हैं। ठीक है, और इसी में हम लोग सबसे चर्चित मुद्दा आरक्षण भी ले सकते हैं। ये भी आरक्षण भी हमारा एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन ही है। इसको बहुत सारे लोग यार ऐसा लेते हैं, निगेटिव वे में लेते हैं। ठीक है, तो जो निगेटिव वे में कौन लेता है, जिसको आरक्षण प्राप्त हो रहा है वो तो कहेगा कि आरक्षण अच्छा है, और जिसको आरक्षण नहीं प्राप्त हो रहा है वो यही बोलेगा कि आरक्षण जो है ये हमारा गलत है। ठीक है, वो ना ही हमारी बात सुनेगा, ना आपकी बात सुनेगा और ना ही इस संविधान की बात सुनेगा। और यहाँ पे पूर्णतः जो हम बात कर रहे हैं वो तो यार हम बात कर रहे हैं पूर्णतः संविधान के बेस पे, और संविधान से बेस्ट या संविधान से सर्वोपरि इस भारत देश के अंतर्गत कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आरक्षण का मुद्दा भी ये एक प्रकार से पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत ही आता है। आप खुद सोचो ना कि यार अगर ये आरक्षण का मुद्दा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत ना आता तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जो जज हैं क्या वो चूतियां हैं? यार उनको ये चीज नहीं दिख रही है, तो हमसे और आपसे ज्यादा समझदार सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। यार उन्होंने इसको इसी कारणवश नहीं समाप्त किया क्योंकि ये जो आरक्षण का मुद्दा है ये समाज में एक पॉजिटिव चीजों को दिखाता है।
ये निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत नहीं आता। अगर ये निगेटिव होता तो सुप्रीम कोर्ट इसको स्वयं ही समाप्त कर देती। यार अनुच्छेद 13 हम लोगों ने अध्ययन किया, उसमें क्या बोला कि कोई भी चीजें अगर समाज के लिए गलत हैं तो उनको हम स्वतः समाप्त कर देंगे। अनुच्छेद 13 ये बड़े ही बेहतरीन तरीके से बोलता है। तो ये चीजें इसी कारणवश आरक्षण का मुद्दा इसी कारणवश नहीं समाप्त किया जा रहा क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत आता है। और फिलहाल में मोदी जी ने भी ये बात बोली है कि 2020 में ये हमारा इसका एक प्रकार से बोले तो आरक्षण का जो भी सारा मुद्दा था ये 2020 में समाप्त हो रहा था संसद में। इसके कार्यकाल को मोदी जी ने फिर से बढ़ा दिया और 2030 इसका कार्यकाल कर दिया है। ठीक है, तो एक प्रकार से बोले जब मोदी जी खुद ही इसको नहीं हटाना चाह रहे हैं या कोई जो भी हमारे वर्तमान की सरकार है या जो हमारी भावी अग्रणी सरकार है वो आरक्षण जैसे मुद्दे को कभी समाप्त करने वाली नहीं है। क्योंकि अगर आरक्षण जैसे मुद्दे को समाप्त कर दिया जाएगा तो चुनाव भी हारा जा सकता है। इसी कारणवश आरक्षण समाप्त होने वाला नहीं है। और मैं ये भी बोल दूं कि आने वाले 50 सालों तक लगभग आने वाले 50 सालों तक ये आरक्षण जैसा मुद्दा समाप्त होने वाला नहीं है। चाहे किसी की भी सरकार रहेगी आरक्षण हमारा रहेगा। आरक्षण अगर समाप्त ही करना है तो फिर जाति ही मत बनाइए यार। अगर जाति रहेगी तो फिर हमारा आरक्षण जैसा मुद्दा बना रहेगा समाज में। ना रहेगी जाति ना रहेगा आरक्षण। उस समय यार यही सारी बातें हैं, इन पे ज्यादा नहीं बोलना चाहेंगे क्योंकि अगर इस पे ज्यादा बोला गया तो फिर बातें बहुत आगे बढ़ जानी है। ठीक है, तो इसी के संदर्भ में ये आरक्षण का मुद्दा भी पॉजिटिव हमारा डिस्क्रिमिनेशन है। और आरक्षण बेसिकली यही होता है। आरक्षण होता क्या है? आरक्षण यही है कि मान लो हमारे समाज में कई तरीके के लोग रहते हैं। समाज में हमारे बहुत तरीके के लोग रहते हैं। कोई बहुत बड़ा इस तरीके, कोई इस तरीके छोटा, कोई बड़ा कोई छोटा। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि ये जो बड़ी जाति वाले लोग हैं ये तो ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं तो इनको हम नहीं रोक रहे हैं। आप जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं उस गति से आप आगे बढ़िए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो हमारे पिछड़े जाति के लोग हैं या ये जो हमारी जाति पीछे छूट गई है इनको हम आरक्षण जैसे मुद्दे को दे करके इनको हमें आगे लाना है। यानी समाज में एक बैलेंस क्रिएट करना है ये इस आरक्षण जैसे मुद्दे को समाज में ला करके। ठीक है, तो यहाँ पे जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा है वो यही बोलते हैं कि आरक्षण गलत है और जिनको ये सुविधा मुहैया हो रही है वो फिर बोलते हैं कि आरक्षण सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आरक्षण देने का मकसद सरकार का महज केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि ये जो लोग समाज में पीछे रह गए हैं इनको भी हम आपके जैसे ही या आपके लेवल पे लाना चाहते हैं। इसी कारणवश हम आरक्षण देते हैं जो भी हमारे पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको। ठीक है, तो यही सारा कारण है। और अगर आरक्षण समाप्त करना है तो फिर जाति ही मत बनाइए, ना रहेगी जाति ना रहेगा आरक्षण। ठीक है, तो इस पे हम लोग एक अलग क्लास अटेंड करेंगे जहां से बेहतरीन ढंग से और समझेंगे आरक्षण हमारा क्या होता है। फिलहाल में मेरी इतनी सारी बातों से अगर पूरी बातें समझ में नहीं भी आई होंगी तो आरक्षण से संबंधित एक छोटी सी समझ तो विकसित हो ही गई होगी। ठीक है, तो हम आरक्षण को गलत नहीं मान सकते हैं। गलत होता तो सुप्रीम कोर्ट स्वयं ही इसको समाप्त कर देता और मोदी जी इसका कार्यकाल ना बढ़ाते। ठीक है, तो इसको हमने याद रखना है। ये भी हमारा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 15 हमारा यही बोलता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए अगर कोई भी व्यक्ति जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे
लिंग में लड़का और लड़की में भेदभाव, वंश के आधार पे, यानी कोई भी हमारा वंश है पुराने प्राचीन काल से लेकर के आज वर्तमान काल तक, अगर वंश के आधार पे हम भेदभाव करते हैं, उसी में जन्म स्थान के आधार पे, जन्म स्थान बोले तो जैसे यूपी में जन्म हुआ, हम लोग अगर बाहरी राज्यों में जाते हैं, बॉम्बे वगैरह में जाते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा भेदभाव देखने के लिए मिल जाता है। बिहार से, यूपी से, झारखंड से अगर इस तरह से कोई भी व्यक्ति हमारा दिल्ली या बॉम्बे वगैरह में जाता है, तो वहां पे लोग जब पूछते हैं ना, तो वो लोग यही पूछते हैं कहां से हो भैया, बोलेंगे यूपी से हैं, बिहार से हैं, तो एक अलग ही देखने का नजरिया थोड़ा सा बदल जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से होता है जन्म स्थान के आधार पे। एंड जो लास्ट है वो है धर्म के आधार पे। किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पे अगर कोई भी व्यक्ति भेदभाव करता है, तो फिर वो असंवैधानिक करार देते हुए उसको बाकायदा दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा धर्म के आधार पे। धर्म और जाति में बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसको भी समझना। इसी धर्म के अंदर जाति आती है, ना कि जाति के अंदर धर्म आता है। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। धर्म के अंदर जाति आती है। धर्म जैसे हिंदू धर्म हो गया, और इस हिंदू धर्म में अगर जाति की बात करें, तो इसी हिंदू धर्म के अंदर हमारी ब्राह्मण जाति हो गई, राजपूत जाति हो गई। इस प्रकार की जातियां हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो एक बात यहां पे ये पकड़ेंगे कि धर्म के अंदर जाति आती है, ना कि जाति के अंदर धर्म आता है। ठीक है, तो ये धर्म के आधार पे भी कोई व्यक्ति भेदभाव नहीं करेगा। अगर भेदभाव किया तो उसको असंवैधानिक करार करते हुए बाकायदा उसको दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 15 यही बोलता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य करते अगर पकड़ा जाता है तो फिर वो अपराधी होगा। ठीक है, अनुच्छेद 15। बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। यार बड़ा ही बेहतरीन संविधान बनाया हमारे संविधान के निर्माताओं ने, कि जिसको पढ़ करके हमको आनंद आ जाना है, हर एक चीजों को समझेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 16 ये क्या बोलता है? अनुच्छेद 16 ये बोलता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। क्या बोलता है? लोक नियोजन में अवसर की समानता, अवसर की समानता। अब ये क्या बोल रहा है? लोक नियोजन से तात्पर्य क्या है? इस अनुच्छेद 16 का कहने का तात्पर्य यही है कि लोक नियोजन से तात्पर्य यही है कि जो भी हमारी गवर्नमेंट जॉब होगी, जो भी सरकारी नौकरी होगी, इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाता है तो फिर वो क्या होगा? वो हमारा आपराधिक कृत्य कहलाते हुए उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर से वही बात आती है कि हम लोग अगर भेदभाव करना ही होगा तो हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत भेदभाव कर सकते हैं। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, फिर से वही मुद्दा आएगा हमारा आरक्षण का मुद्दा। आरक्षण का मुद्दा जैसे कि अगर आरक्षण से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति है, वैसे भी आजकल इसी बात को लेकर के यार वैसे भी बहस चलती है कि जो भी हमारे जनरल कास्ट के लोग हैं, इनको आरक्षण प्राप्त नहीं है, और अगर आरक्षण इनको प्राप्त है भी तो वो आरक्षण के अंदर आरक्षण प्राप्त है। अब ये क्या तात्पर्य है? आरक्षण के अंदर आरक्षण, इससे तात्पर्य ये है कि जो भी हमारे उच्च वर्ग के लोग हैं, सारे लोग तो इसमें डेवलप कर नहीं गए होंगे, तो जो हमारे उच्च वर्ग में निम्न वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, और बाकी जिनको आरक्षण आज की डेट में प्राप्त है वो तो यार यही बोलेंगे कि आरक्षण हमारा सही है, और हम भी यही बोलते हैं कि कुछ आधारों पे आरक्षण सही भी है
और कुछ आधारों पे आरक्षण गलत भी है। ठीक है, तो इसको अगर मेरे द्वारा कोई भी व्यक्ति बोले कि आपके नजर में आरक्षण क्या है, सही है या गलत है, तो मैं यार यही बोलना चाहूंगा कि अगर हम आरक्षण को पॉजिटिव वे में लेते हैं तो ये हमारे लिए सही है, अगर निगेटिव वे में लेते हैं तो फिर ये गलत है। वो फिर चाहे मेरे अनुसार हो या आपके अनुसार हो, ये संविधान के अनुसार अगर बात करें तो पॉजिटिव वे में अगर आरक्षण जैसा मुद्दा लिया जाता है तो फिर वो सही है। और अगर आरक्षण किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है तो 3 आधारों पे आरक्षण हमारे व्यक्ति को दिया जाता है। कौन कौन सा? पहला हमारा हो गया जाति के आधार पे आरक्षण, दूसरा हो गया निवास के आधार पे आरक्षण, एंड तीसरी जो बात हो गई वो लिंग के आधार पे आरक्षण। ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति को आरक्षण आज वर्तमान में दिया जाएगा तो वो जाति के आधार पे तो यार दिया ही जाता है। ये हम लोग बहुत कम सुनते हैं या बहुत सारे लोग इसको आज पहली बार जान रहे होंगे कि आरक्षण अगर दिया भी जाता है तो निवास स्थान के आधार पे भी आरक्षण दिया जाता है। और लिंग के आधार पे तो हम जानते ही हैं कि लड़का और लड़की में ज्यादा जो प्रेफरेंस दी जाती है वो महिला वर्ग को या लड़कियों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, और ये जो जाति के आधार पे है, आज यार वर्तमान में कोई वैकेंसी वगैरह निकलती है, कोई फॉर्म वगैरह आता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उसमें जाति के आधार पे इन्हीं तीनों आधार पे लोगों को भरा जाता है। अगर जाति के आधार पे भरेंगे तो उसमें भी जो मेरिट होगी वो किसी के लिए जैसे 110 है तो जो हमारा जिसको आरक्षण प्राप्त होगा उसको 105 या 100 पे ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जाति के आधार पे, निवास के आधार पे और लिंग के आधार पे आरक्षण आज वर्तमान में दिया जाता है। निवास के आधार पे जैसे हमारे पूर्वी क्षेत्र में चले जाएंगे, आसाम मेघालय साइड में, तो इस तरफ के जो भी लोग होते हैं वो थोड़े से नाटे कद के होते हैं, यानी उनका जो कद होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है। तो आर्मी वगैरह में उनको अगर उनकी हाइट में कोई अगर जो भी उनकी प्रेफरेंस होती है हाइट वाली, तो उनको हाइट में नहीं छाटा जाता। ऐसा क्यों? क्योंकि यार नेचुरल रूप से ही उनकी हाइट उतनी ही है। ठीक है, तो इसी कारणवश उनका जो निवास स्थान है इस कारणवश भी ये हमारा दिया जाता है। छत्तीसगढ़ वाले एरिया में चले जाएंगे या थोड़ा सा और छत्तीसगढ़ के ऊपर हमारा उड़ीसा वाले क्षेत्र में चले जाएंगे, जहां पे हमारे बारिश वगैरह एक क्षेत्र है हमारा ऐसा कि बारिश वगैरह वहां पे कम होती है, तो उनको विकसित करने के लिए वहां के लोगों को पूरे भारत के जैसे सुविधा मुहैया कराए जाने के उद्देश्य से या उनको पूरे बराबरी का दर्जा दिए जाने के उद्देश्य से उनको भी निवास स्थान के आधार पे आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो ये 3 वर्ग हैं हमारे जिनमें आरक्षण दिया जाता है। तो इतनी सारी चीजें हमने याद रखनी है। ये यही बोल रहा है लोक नियोजन में अवसर की समानता, अर्थात गवर्नमेंट जॉब में सबको एक जैसा रखा जाए, लेकिन अगर हमारा किसी की भलाई करके अगर भेदभाव होता है तो वो हमारा मुद्दा सही होगा। इसी कारणवश इस आरक्षण जैसे मुद्दे को गवर्नमेंट जॉब में भी अप्लाई किया गया है। वो इसी कारणवश अप्लाई किया गया कि वो हमारा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत ही आता है। पॉजिटिव वे में अगर इसको ना लिया जाता तो सुप्रीम कोर्ट इसको स्वयं आज क्या कर देती? समाप्त कर देती। ठीक है, क्योंकि हमसे और आपसे ज्यादा बुद्धिजीवी वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज हैं हमारे। ठीक है, तो ऐसा वो लोग कर सकते हैं। इसी के पश्चात में बात करते हैं अनुच्छेद 17 की। अनुच्छेद 17 हमारा क्या बोलता है? अनुच्छेद 17 ये बोलता है कि एक प्रकार से बोले अस्पृश्यता का अंत, यानी अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत बोल रहा है। अनटचेबिलिटी की बात बोल रही है, अनटचेबिलिटी
इसको क्या बोलता है, यानी एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य यही है इस प्रश्न से कि मतलब कोई भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा छुआछूत किया जाता है तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा असंवैधानिक करार देते हुए दंडित किया जाने वाला कृत्य है हमारा। ठीक है, तो आज जो है ये छुआछूत का मामला अगर सामने आता है तो बाकायदा उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। तो इसको अनुच्छेद 17 के तहत क्या किया गया, समाप्त किया गया। वैसे भी आजकल यार गांव वगैरह में हम लोग चले जाएंगे तो आज भी ऐसा कृत्य देखने के लिए मिल जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे शिक्षा का अभाव है। शिक्षा ना होने के वजह से वहां पे लोग छुआछूत वाली दृष्टि से या इस प्रकार की हीन दृष्टि से देखते हैं। जो उच्च वर्ग का व्यक्ति होगा वो निम्न कास्ट वाले व्यक्ति को बड़े ही हीन दृष्टि से देखता है। उसको एक प्रकार से बोले तो आज भी गांव वगैरह में देखोगे तो नीचे बैठाते हैं उन लोगों को, यानी जो निम्न कास्ट का व्यक्ति होगा उनको यही बोलते हैं कि आप हमसे दूरी बना करके रखो, हमसे टच मत हो। हम अगर कुर्सी में बैठे हैं तो उनको यार हम जमीन में बिठाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो भी कृत्य है हमारा अगर आज देखा जाता है प्रशासनिक तौर पे तो फिर यार वो असंवैधानिक करार देते हुए उस पे मुकदमा चलाया जाएगा और वो अगर साबित हो जाता है तो फिर आपको दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि अस्पृश्यता का अंत, ये अनुच्छेद 16-17 बड़े ही बेहतरीन तरीके से बोलता है। इसी के पश्चात में लास्ट जो हमारा आता है वो आता है अनुच्छेद 18। क्या बोलता है, अनुच्छेद 18 इसमें क्या बोल रहा है, उपाधियों का अंत बोल रहा है। उपाधियों का अंत या जो भी हमारी उपाधियां, इससे तात्पर्य क्या है कि उपाधियों से तात्पर्य यही है कि कुछ हमारी डिग्री हैं, कुछ हमारे ऐसे पुरस्कार हैं जिनको अगर कोई व्यक्ति ले लेता है उसको अपने नाम के आगे सरनेम के तौर पे नहीं लगा सकता। जैसे जिस समय हमारा भारत देश गुलाम था उस समय हमारे भारत देश में एक व्यवस्था थी कुछ स्थानों पे, या आजादी के पश्चात में भी या उससे पहले भी अंग्रेजों के पहले भी हमारे कुछ राजतंत्र चलते थे। जैसे मौर्य साम्राज्य था, हर्षवर्धन, वर्धन डायनेस्टी, वर्धन वंश, गुप्त वंश, मुगलिया सल्तनत, सल्तनत काल। इस प्रकार से अगर हम लोगों ने इतिहास का अध्ययन किया होगा तो देखा होगा कि कई सारे ऐसे राजतंत्र थे जहां पे हमारा एक प्रकार से बोले तो उपाधियां दी जाती थी। उन उपाधियों को जो भी शासक होते थे या जो भी राजकुमार वगैरह होते थे वो अपने नाम के आगे टाइटल में लगाते थे। जैसे हम लोग महाराजा, ये भी एक प्रकार की उपाधि ही है। पुराने जो शासक होते थे वो लोग अपने नाम के आगे लगाते थे महाराजा धीराज सिंह, ऐसा होता था ना, महाराजा धीराज सिंह। तो ये जो महाराजा है ये एक प्रकार की उपाधि है। और जैसे राय हो गया, राय यानी राय बहादुर सिंह, बहादुर सिंह नाम हो गया, रॉय एक प्रकार की उपाधि हो गई, रॉय बहादुर सिंह। ठीक है, और इसी में जैसे एक प्रकार और बोले रजिया सुल्तान, ये सुल्तान क्या हो गया, एक प्रकार की उपाधि हो गई। रजिया क्या हो गया, नाम हो गया, रजिया सुल्तान। और जैसे नाम ले शहंशाह अकबर, ये शहंशाह क्या हुआ, ये एक प्रकार का उपाधि हुआ। बादशाह अकबर, बादशाह जहांगीर, शहंशाह अकबर, मुगलिया सल्तनत। इस प्रकार के ये जितने भी सारे हमारे उपाधि थी ये हम लोग नाम के आगे आज वर्तमान की स्थिति में नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार से इन सारे मतलब इस प्रकार के उपाधियों को लगाते हैं तो वो असंवैधानिक करार दिया जाएगा और उसमें यार फिर दंडित भी किया जा सकता है।
दंडित क्यों किया जाएगा, छोटा सा ही तो कार्य है, तो इसमें दंड जैसा प्रावधान कहां से आता है? दंड जैसा प्रावधान इस कारणवश आता है मेरे शेर कि आप खुद ही ना सोचो, आप ये सोचो कि मैंने अपने नाम के आगे लगा दिया सुल्तान, सुल्तान शब्द लगा दिया, सुल्तान अभिनव कुमार मौर्य इस तरह लगा दिया और आपका नाम ऐसे ही रह गया, तो आपके और मेरे बीच में जो मतलब एक प्रकार से दूसरा व्यक्ति हमको देखेगा वो एक प्रकार से समानता की नजर से नहीं देखेगा। तो इसी कारणवश इन सारे उपाधियों को समाप्त करने की बात बोली गई है कि ये जो भी समाज में व्यक्ति हो उनके बीच में श्रेष्ठता ना दिखे, श्रेष्ठता ना दिखे, यानी हम और आप इक्वल रहें, ठीक है, यानी किसी भी प्रकार का कोई अच्छा कार्य किया नहीं और अपने आप को एक उपाधि से नवाज दिया जिस कारण वह समाज में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में अश्रेष्ठता की भावना उत्पन्न होती है, ठीक है। इसी कारणवश इन सारे उपाधियों को नहीं लगा सकते हैं, लेकिन इसमें दो प्रकार के हमारे अपवाद हैं, ये अपवाद याद रखना। जैसे कि कोई हमारा भारत सरकार के द्वारा कुछ हमारे ऐसे सम्मान हैं जो कि व्यक्तियों को प्रदान कर दिए जाते हैं, कुछ राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये हमारे राष्ट्रीय पुरस्कार हैं। इनको हम ले तो सकते हैं, ये इनको सरकार के द्वारा किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है, लेकिन व्यक्ति अगर सोच ले कि हम इन पुरस्कारों को अपने नाम के आगे टाइटल के रूप में लगाएं तो फिर ये असंवैधानिक होगा। यानी हम ये चीज नहीं कह सकते हैं कि भारत रत्न अभिनव कुमार मौर्य या पद्म विभूषण अभिनव कुमार मौर्य या पद्मश्री अभिनव कुमार मौर्य, ऐसा अगर करते हैं तो ये हमारा असंवैधानिक करार देते हुए आपको क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा और बाकायदा जो आपको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया वो आपसे छीन लिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इन सारे उपाधियों को या इन सारे राष्ट्रीय पुरस्कारों को अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं। ऐसा अगर करते हैं तो समाज में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में ये हमारा श्रेष्ठता का अभाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और एक अपवाद यहाँ पे ये भी नोट करेंगे कि अगर बाहरी विदेश की कोई उपाधि हमको प्राप्त हो जाती है तो क्या हम उसको अपने नाम के आगे लगा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। अगर हम बाहरी देश में गए, जैसे हमने पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान से हमको एक विशेष उपाधि प्राप्त हुई, जैसे मोरारजी देसाई थे, वो पाकिस्तान गए थे तो उनको एक पाकिस्तानी उपाधि दी गई थी जिसको एक प्रकार से बोले तो पाकिस्तान शहंशाह ऐसे करके एक हमारी उपाधि थी जो कि एग्जैक्ट याद नहीं आ रही, इसी प्रकार की उपाधि थी, ठीक है। तो क्या वो उस उपाधि को भारत में आकर के अपने नाम के आगे लगा सकते थे? तो बिल्कुल नहीं। अगर उनको ऐसा करना होता या करना होगा तो राष्ट्रपति महोदय से उनको क्या करना होगा, स्वीकृति लेनी होगी। लेकिन फिलहाल में हिंदुस्तान के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय पुरस्कारों को या अन्य जो उपाधियां हैं जिनको अभी हम लोगों ने अध्ययन किया, इस प्रकार की उपाधि अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता है, ठीक है। इसमें एक बात और याद रखेंगे कि कुछ हमारे पोस्ट हो गई, कुछ हमारी रैंक हो गई, इनको हम अपने नाम के आगे लगा सकते हैं जो कि शिक्षा से जुड़ा होगा। जैसे कोई व्यक्ति प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पुलिस वाला है, तो वो अपने नाम के आगे इन सारे उपाधियों को या इन सारे पोस्टों को लगा सकता है। जैसे प्रोफेसर राजेंद्र कुमार, तो हम लोग देखते हैं ना, लगाते भी हैं प्रोफेसर राजेंद्र कुमार। आईएएस टीना डाबी लोग लगाते ही हैं, ठीक है। आईएएस दीपक रावत। तो इस प्रकार के जितने भी हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर,
इस प्रकार के शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी सारी उपाधियां हैं वो व्यक्ति लगा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ज्ञान को प्रदर्शित करता है। ये जो उपाधियां कोई व्यक्ति के द्वारा नाम के आगे लगाई जाती हैं, ये उनके ज्ञान को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसी कारणवश इनके जो भी सारा सिस्टम है ये लगाया जा सकता है। बाकी इससे पहले जो हमने अध्ययन किया उनको नाम के आगे नहीं लगाया जा सकता। और इन्हीं में एक बात और आती है, रैंक। जैसे किसी भी व्यक्ति की किसी पोस्ट पे रहते हुए रैंकिंग जो होती है, उस रैंकिंग को भी हम अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। अभी मैंने जैसे बोला डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, इस प्रकार के तो लगा ही सकते हैं, लेकिन इन्हीं के अंतर्गत रैंक आती है हमारी। जैसे यूपीएससी क्लियर किया तो इसमें रैंक हमारी क्या आती है? आईएएस आती है, आईपीएस आती है, आईएफएस आती है, आईआरएस आती है। तो इन सारे रैंकों को हम अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। आईएएस अभिनव कुमार मौर्य, आईपीएस अभिनव कुमार मौर्य, आईआरएस अभिनव कुमार मौर्य। तो इस प्रकार के जितने भी सारे रैंक होंगे वो हम लगा सकते हैं। जैसे ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, तिरंगा मूवी देखा होगा, उसमें बोलता है ना ब्रिगेडियर, तो ये हमारी आर्मी के अंतर्गत ये भी हमारी एक पोस्ट होती है, रैंक होती है, रैंक ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह। ठीक है, इसी में इंस्पेक्टर हो गया, इंस्पेक्टर, एसआई हो गया, ये सारे क्या हैं? ये सारी रैंक हैं। तो हम इनको अपने नाम के आगे बाकायदा लगा सकते हैं। किसी भी प्रकार का आपराधिक कृत्य ये नहीं है। ठीक है, तो आई होप यार इतनी सारी चीजें हमको इस मौलिक अधिकार के संदर्भ में, समता एवं समानता के अधिकार में, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के मध्य में जितने भी सारे अनुच्छेद थे उनको हमने बड़े ही बेहतरीन तरीके से इस क्लास के माध्यम से अध्ययन करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो फिलहाल में ये था हमारा पहला अधिकार जो कि भारत के हर एक नागरिक को प्राप्त है भारतीय संविधान के अंतर्गत। ठीक है, तो हमको जानना भी चाहिए और पढ़ना तो पढ़ना है। ठीक है, तो इसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है, इतनी सारी चीजें हमको समझ में आई होंगी। इसके बाद का जो भी सारा सिस्टम होगा, अर्थात दूसरा जो अधिकार आता है वो आता